वो पाकिस्तानी फ़िल्मों का मशहूर गीत याद आ गया कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो भी छुएगा मुझे वो जल जाएगा। और क्या ही मज़ेदार मंज़र हो कि शेख रशीद साहब घघरा पहन के सुर्खी लगा के थरकते हुए आएँ और ये गाने के ऊपर वो आइटम सॉन्ग करते नज़र आएँ। चलिए छोड़िए शेख रशीद साहब को, आपको चचा गालिब की बात सुनाते हैं। चचा गालिब का वो गज़ल तो आपने सुनी होगी कि बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। और उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने कहा हुआ है और वो ये है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे आगे कभी पीछे पीछे, इस तरह से पिछले 3-4 दिनों से ये धमाचौकड़ी मची हुई है। और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि जिस काम को आसान समझती थी, हुकूमत उसे पार्लियामेंट में ले जाकर मुश्किल बना चुकी है। और पार्लियामेंट जिस काम को मुश्किल बनाने के सामान कर रही है, सुप्रीम कोर्ट समझती है कि वो उसे चुटकी बजा के आसान कर लेगी। अब पार्लियामेंट जीतती है या सुप्रीम कोर्ट जीतती है, तो हमारी टीम के मुअज़्ज़ज़ मेंबर जनाब अरशद मुग़ल साहब का ये ख्याल है कि जो कोई आंख झपकेगा वो मारा जाएगा। वाकई सूरत हाल यही है कि इस वक्त हुकूमत ने बड़ी चाल चली, बड़ा मकर किया और बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर का कोई ऑर्डर होता और वो कहते कि हम फंड्स रिलीज़ नहीं कर सकते 21 अरब रुपया पंजाब में इंतखाबात के लिए, इसकी बजाय वो ये मामला उठाकर पार्लियामेंट में ले गए। पार्लियामेंट के अंदर पीडीएम की तमाम 10 जमातें हुकूमत के पीछे खड़ी हो गई। वहाँ पर एक बिल पेश हुआ कि 21 अरब रुपया कंसोलिडेटेड फंड से, यानी जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो वफाक की सतह के ऊपर तमाम सूबों का इज्तमाही फ़ंड होता है, उसमें से 21 अरब रुपया पंजाब के अंदर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को पेश करने का एक बिल पेश किया गया, जिसके ऊपर वोटिंग कराई गई। और पता चला कि पार्लियामेंट ने तो कहा कि इस बिल को मुस्तरद कर दें, और उससे पहले उसने कहा कि जो 4 अप्रैल का फ़ैसला है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, उस फैसले को भी मुस्तरद कर दे हुकूमत। तो आज जब अटॉर्नी जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक और सिक्योरिटी के मामलात से मुतल्लिक जो लोग थे, वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर के अंदर चीफ जस्टिस के पेश हुए, जहाँ पर जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी उनके साथ मौजूद थे। वहाँ पर ये अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो जवाब दाखिल किया, उसने कहा कि साहब हम तो आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल करना चाहते हैं, और लेकिन उसके लिए जब हमने एक बिल बनाकर पार्लियामेंट से इजाज़त लेना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा भी रिलीज़ होता है उसके लिए पार्लियामेंट का इजाज़तनामा ज़रूरी होता है। तो जब हमने वो बिल पार्लियामेंट के सामने रखा, उसने मुस्तरद कर दिया। और अब हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के ताबे है। पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत को जो हुक्म करेगी, जो वहाँ पर कसरत राय से फ़ैसला होगा, हुकूमत उसको लागू कर देगी। चुनांचे हम पैसे नहीं दे सकते। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक और पैंतरा बदला और कहा कि मैं कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को ऑर्डर करता हूँ या करती हूँ कि आप बराह रास्त ये 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को दे दें। अब कायम मुकाम गवर्नर साहब जो वहाँ गए थे, क्योंकि असल गवर्नर जो हैं वो तो IMF की मीटिंग अटेंड करने अमेरिका गए हुए हैं, असल जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो भी वहाँ गए हुए हैं, तो वहाँ पर ना सेक्रेटरी ख़जाना हैं ना गवर्नर स्टेट बैंक हैं। तो वहाँ पर जो कायम मुकाम गवर्नर हैं वो अपना सा मुँह लेकर वापस आ गए हैं कि अब मैं हुकूमत की मानूँ, पार्लियामेंट की मानूँ या सुप्रीम कोर्ट की मानूँ। इस असना में पार्लियामेंट का एक हंगामी इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है, जो कि दरअसल 26 अप्रैल को होना था, उसे आज तलब कर लिया गया है।
तो वहाँ पर कल रात से ये अफवाहें फैली हुई हैं कि वन टाइम एक ऐसा बिल पेश किया जा सकता है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो मुद्दत रिटायरमेंट है, उम्र की हद है, उसको कम कर दिया जाए और उसको उस लेवल पर ले आया जाए जहाँ पर मौजूदा चीफ जस्टिस की इस वक्त उम्र है, और वन टाइम एक बिल पास करा के उनको रिटायर कर दिया जाए और उनकी जगह एक नया चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाए। अभी तक ये सब अफवाहें हैं। अब शाम 5 बजे क्या ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, इसके लिए हमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म कि आप 14 मई को यानी अगले महीने की 14 तारीख को या वस्त में पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाएं, वो उसकी गले के अंदर अटकी हुई, फंसी हुई एक छिपकली बन गया है ये ऑर्डर। ना तो हुकूमत इसे उगल सकती है और ना ही इसे निगल सकती है। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि वकला तकसीम हैं, हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, हम ये देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट तकसीम है। अब देखना ये है कि क्या वकला की वो तादाद जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, वो मुल्क भर के वकला को अपने साथ इकट्ठा कर पाती है, या पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़ी है और जो ये दावा कर रही है कि जो अक्सरियत है वो उसके साथ है, वो अपने मौक़िफ़ पर के फुल बेंच बनाया जाए, कि सीनियर तरीन जजों को उसमें शामिल किया जाए और फिर एक फ़ैसला लिया जाए, उस मौक़िफ़ पर वो इकट्ठा कर पाती है। इसको भी छोड़िए, ये अहम है कि क्या इमरान खान अवाम के जम्मे गफ़ीर को, अवाम की एक बड़ी तादाद को अपने पीछे निकाल सकते हैं, या वो कॉल देंगे और उसका हाल वही होगा जो कि उनके लॉन्ग मार्च का हुआ, जो कि 26 मई को उनकी जानिब से जो पिछले साल उन्होंने एक धरना देना था, एक सुनामी लेके आनी थी, हुकूमत का उन्होंने ईंट से ईंट बजानी थी, लेकिन फिर लोग इकट्ठे ना हो सके थे और हुकूमत ने इसके जवाब में इतनी शेलिंग की थी कि जिस शेलिंग के असर को रोकने के लिए जो वहाँ पर इनके लॉन्ग मार्च के साथ लोग गए थे, उनको दरख्तों को आग लगानी पड़ी, झाड़ियों को आग लगानी पड़ी जो कि इस्लामाबाद के अंदर थी, ताकि उस धुएं के असर को कम किया जा सके, जो कि डी चौक और उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जमा होने से रोकने के लिए इस्लामाबाद की पुलिस और रेंजर्स ने चलाए थे। चुनाचे वो 2 हमले जो कि इमरान खान के वर्कर्स की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की सूरत में करने की कोशिश की गई थी, वो तो नाकाम हो चुके हैं। और अब क्या लोग इमरान खान की कॉल पर सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में बाहर निकलेंगे या नहीं, इसका फ़ैसला प्रॉबेबली ईद के बाद हो जाएगा। गोया कि अगला एक हफ़्ता जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बयानबाजी होगी। इस दौरान में अगर चीफ़ जस्टिस के हवाले से कोई फ़ैसला सामने आता है और अगर उन्हें हुकूमत चलता करती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के ऑफिस से, तो फिर वो भी सड़कों पर होंगे जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी थे, और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होगी, उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला खड़े होंगे, उनके साथ मौलाना ताहरुल कादरी साहब की टीम आ जाएगी। तो फिर एक मंजरनामा वैसे ही बनाने की कोशिश की जाएगी जिस तरह के जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को जब जनरल मुशर्रफ ने फ़ारग किया था तो फिर अदलिया बचाओ तहरीक चली थी, फिर जजेस की बहाली की तहरीक चली थी, और फिर जब नवाज शरीफ निकले थे और वो गुजरांवाला तक पहुँचे थे तो फिर वहाँ से GHQ से एक फ़ोन आया था और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी से कहा गया था कि आप जजेस को बहाल करें। चुनाचे फिर इफ्तिखार चौधरी समेत तमाम जजेस बहाल हुए थे और अदलिया बचाओ तहरीक तब कामयाब हो गई थी। सवाल ये है कि क्या इस मरतबा इमरान खान उसका रीटेलीकास्ट कर पाएंगे, उसका एक रीप्ले कर सकेंगे, उस तरह से लोग उनके साथ निकल सकेंगे कि वो सिर्फ़ उनकी गाड़ी नज़र आ रही हो और इर्द गिर्द लोग ही लोग हों। क्या दिन, क्या रात, क्या सुबह, क्या शाम, लोग भूख प्यास गर्मी सर्दी से बेनियाज होकर सड़कों पर निकले हुए थे,
कि हमने अदलिया बहाल करानी है। अगर तो सूरत हाल इस नहज तक जाती है वो तभी जाएगी अगर हुकूमत जो है आज या आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट के ज़ोर पर अगर फारिग कर देती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इसकी बरक्स पार्लियामेंट जो है अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी ऑर्डर आता है उसको रिजेक्ट करती है, उसको मुस्तरद करती है, जिस तरह के उन्होंने 4 अप्रैल के ऑर्डर को इलेक्शन करवाने को मुस्तरद किया, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपया रिलीज़ करने के बिल को मुस्तरद किया। इसी तरह से हो सकता है आज जो ऑर्डर जो कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को दिया है उसको पार्लियामेंट शाम को दोबारा से मुस्तरद कर दे और गवर्नर स्टेट बैंक से कहे कि आप बग़ैर इजाज़त के एक पैसा भी नहीं जारी करेंगे। तो अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत में फारिग करना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे अब पार्लियामेंट के हवाले से एक बात सुन लीजिए। गुज़श्ता रात हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने कागज़ लहराया और मुसद्दक मलिक साहब जो कि नून लीग के या हुकूमती जमात के पार्टिसिपेंट थे जो उस प्रोग्राम में आए हुए थे, उनसे कहा कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऑर्डर आपके ख़िलाफ़ आ गया है, अब आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, अब आपके पास दम मारने की कोई मजाल नहीं रही है। वो बात करके आगे चले कि जब दोबारा मुसद्दक मलिक की बारी आई तो मुसद्दक मलिक ने कहा कि आपने जो बात पहले कही थी कि अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे याद आया कि हम तो तब भी कुछ नहीं कर सके थे जब जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत का नज़रिया घड़ा था। हम तब भी कुछ नहीं कर सके थे जब एक जज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया था। हम तब भी कुछ नहीं कर सके थे जब एक जज ने 58(2)B के तहत जो हुकूमत बरतरफ हुई थी नवाज शरीफ की उसको बहाल किया था और एक ने बेनज़ीर को बहाल नहीं किया था। हम तब भी कुछ नहीं कर सके थे जब जस्टिस साकिब निसार ने पनामा का केस शुरू करके इकामा के केस में नवाज शरीफ को फारिग कर दिया था। हम तो कुछ नहीं कर सके थे, लेकिन तारीख़ ने उन जजों के नाम कहाँ लिखे हैं आज आप देख रहे हैं कि साकिब निसार जो है वो मीर फिरते हैं खार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई वाला मामला उनका हो चुका है। इसके ऊपर हामिद मीर ने कहा आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। लेकिन मैं ये सवाल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल सबाहत रिजवी की तरफ लेके जाना चाहूँगा जो कि ऑनलाइन उस प्रोग्राम का हिस्सा थी। और हामिद मीर ने उनसे पूछा कि सबाहत आप ये बताइए कि क्या चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने 14 मई के इलेक्शन का ऑर्डर करके अपना नाम जस्टिस मुनीर वाले जजों की सफ़ में लिखवाया है या जस्टिस कॉर्नेलियस की सफ़ में लिखवाया है जिसने उस ऑर्डर से इख्तलाफ किया था जो जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत के तहत एक वज़ीर आज़म को फारिग किया था। तो सबाहत रिजवी साहबा कहने लगी कि देखिए ये मामला जो है ना जस्टिस मुनीर का है ना जस्टिस कॉर्नेलियस का है, ये आइन की बालादस्ती का मामला है। और फिर उन्होंने एक उसमें आर्गूमेंट पेश किया कि जिन मुल्कों के अंदर लिखा हुआ आइन होता है वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती, वहाँ पर आइन सुप्रीम होता है और आइन की पासदारी करनी जो है वो लाजिम है पार्लियामेंट पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही तो गलत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अगर कर रही है तो ठीक कर रही है। और जिन मुल्कों में आइन लिखा हुआ नहीं होता जिस तरह के इंग्लैंड है तो वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। तो ये जवाब तो बहरहाल उसने दे दिया सबाहत रिजवी साहबा ने, लेकिन मैंने इस पर बड़ा गौर किया, फिर जाके थोड़ी रिसर्च की तो मालूम हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत वक्त की नहीं होती है। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट होती है, सॉवरन होती है, वहाँ लोगों के वोट से मुंतखब होकर लोगों के नुमाइंदे गए होते हैं और वो मेजॉरिटी से एक प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं और प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाते हैं। लेकिन
जो पार्लियामेंट होती है वो जब चाहे उस प्राइम मिनिस्टर को फारग कर सकती है, जिस तरह से इमरान खान को किया कि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की एक मोशन आई, उस पर वोट हुआ और इमरान खान साहब वजारत उज़्मा से फारग हो गए। लेकिन पार्लियामेंट मौजूद रही, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म फारग हुए और उनकी काबीना फारग हुई, लेकिन उनके जो मेंबरान और ख़ुद इमरान खान की जो कौमी असम्बली की रुकनीत थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, वो तो ख़ुद इस्तीफ़ा दे के बाहर आए थे। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो अभी तक उसका हिस्सा है और पार्लियामेंट चल रही है। और यही वो PTI है जो अब कहती है कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं और हमें पार्लियामेंट में दोबारा आने दिया जाए। तो पार्लियामेंट की अहमियत ये है कि ये हुकूमत से ऊपर होती है, ये वज़ीर आज़म समेत हुकूमत को जवाबदेह ठहरा सकती है, ये किसी भी कानून को, किसी तरमीम को अक्सरियत के साथ नाकाम कर सकती है। जिस तरह से 21 अरब रुपया देने का जो बिल था उसको उसने मुस्तरद कर दिया, ना सिर्फ उसे मुस्तरद किया बल्कि हुकूमत से ये भी करारदाद पार्लियामेंट ने पास की कि आपने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पे भी अमल नहीं करना जो कि 14 मई के इंतखाबात के हवाले से ऑर्डर आया है। यही बात अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट के इन कैमरा जो समाअत हुई उसमें कही कि साहब हम तो आपके ऑर्डर पे अमल करना चाहते हैं, ले हुकूमत अमल करना चाहती है, लेकिन उसे पार्लियामेंट ने रोक दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि पार्लियामेंट सॉवरन है, पार्लियामेंट के पास अवाम का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट के पास अवाम का मैंडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आईनी मुद्दत का ओहदा है, पार्लियामेंट जो है वो अपनी मुद्दत को बढ़ा भी सकती है। तो पार्लियामेंट के अंदर अवाम की मर्जी, पीपल्स विल, मर्जी के तहत वो वोट करते हैं, अपने अपने हलके से अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, उन्हें अपना मैंडेट देते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाएं और हमारे बिहाफ के ऊपर कानून साजी करें, हमारे बिहाफ के ऊपर आइन साजी करें, हमारे बिहाफ के ऊपर वज़ीर आज़म बनाएं, हमारे बिहाफ के ऊपर वज़ीर आज़म फ़ारग कर दें। तो पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है। सॉवरन का मतलब है उसके पास इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के पास महदूद इख्तियार है, पार्लियामेंट के पास लामहदूद इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं ठहरा सकती, सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को तो जवाबदेह ठहरा सकती है। सुप्रीम कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी को फारिग कर सकती है आधे मिनट की तौहीन अदालत में सज़ा दे के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी फारिग किया है, सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत की सज़ा दे के, बल्कि हाई कोर्ट ने फारिग किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मेंटेन किया कि ठीक किया है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को तो कुछ कर सकती है जो कि पार्लियामेंट के अंदर से जन्म लेता है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जन्म लेता है और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोर्ट जन्म लेती है। तो ये पार्लियामेंट मदर है, माँ है, जिससे बेटी ने जन्म लिया, जिसे आइन कहते हैं। उस आइन से एक और बेटी जन्म लेती है जिसे आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब जो पोती है या दोहती है वो दादी को फारिग या नानी को फारिग नहीं कर सकती है, वो माँ के साथ तो लड़ सकती है। तो इस एतबार से सुप्रीम कोर्ट का जो महदूद इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट के अंदर से अगर कोई चीज़ पास हो जाती है उसको चैलेंज नहीं, हत्ता कि पार्लियामेंट अगर आज शाम को ये करारदाद पास कर दे, ये बिल पास कर दे, ये तरमीम कर दे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की उम्र उतनी होगी जितनी इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की आज के रोज़ है, तो कल वो चीफ जस्टिस नहीं रहते। इतना ज़्यादा पावर और इख्तियार है क्योंकि सॉवरेनिटी उसके पास है। और सॉवरेनिटी की भी दास्तान थोड़ी सी सुन लीजिए कि ये कैसे सॉवरेनिटी आई, ये जो खुद मुख्तारी कैसे आई है, ये पावर कैसे आई है। शुरू में कहते हैं कि सारे की सारी ताकत मज़हब के पास थी, यानी पॉप के पास थी। वो जो गिरजाघर था, वो जो चर्च था, वो इक़्तिदार उसके पास, इख्तियार था, वहाँ से फ़ैसले होते थे, वहाँ से हुकूमतें बनती थी। फिर उसके मुकाबले में एम्परर्स आ गए, बादशाह आ गए, जो कि तलवार के ज़रिए हुकूमतों के ऊपर कब्ज़ा करते थे और फिर वो उस चर्च पे भी कब्ज़ा कर लेते थे। फिर जब चर्च की और पार्लियामेंट की लड़ाई हुई, यानी पॉप की और एम्परर की लड़ाई हुई,
तो फिर ये ख्याल आया कि यार कौम अहम होती है, तो नेशनल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया, और स्टेट के अंदर अवाम जो हैं वो अहम हैं, अवाम की सॉवरेनिटी है, और अवाम जो हैं वो अपनी मर्ज़ी, अपनी विल, अपनी मंशा अपने वोट के ज़रिए अपने मुंतखब नुमाइंदों को देते हैं, और मुंतखब नुमाइंदे जाके आइन को भी रिपील कर सकते हैं 2/3 अक्सरियत से, कानून बदल सकते हैं सादा अक्सरियत से। सुप्रीम कोर्ट के पास उस आइन की, उस कानून की तशरीह का तो हक है, उसे बनाने या ख़त्म करने का हक नहीं है। चुनाचे इस वक्त जिस फेज़ में ये सारी डिबेट, ये सारी लड़ाई जा चुकी है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन की वो मुहाफ़िज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने तमाम तर इख्तियारात के बावजूद लामहदूद इख्तियारात की मालिक नहीं है, बल्कि महदूद इख्तियारात की मालिक है, और उसे ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।